नवमुंतखब मोदी काबीना के मेंबरों को मिला महकमा, संभाल रहे चार्ज। बुध के रोज मरकजी काबीना में हुई तौसी और रद्दोबदल। 43 वुज़रा को दिलाया गया ओहदे और राजदारी का हलफ। वजीर इत्तलात और नशियात अनुराग ठाकुर ने भी संभाला अपनी वजारत का काम। वजारत इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी अमित खरे और सीनियर अफसरान के साथ की मीटिंग। वजीर आजम के तई इजहार तशक्कुर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज की मदद से चलने वाली तकनीकी इदारों के डायरेक्टरों के साथ की मीटिंग में नए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। कोरोना से मुकाबले में तकनीकी इदारों का रहा अहम किरदार। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी काबीना और वुज़रा कौंसिल दोनों की बुलाई मीटिंग। काबीना तौसी के बाद इस पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। मोदी काबीना की तौसी के बाद जिन वुज़रा को नई जिम्मेदारियां मिली हैं उन्होंने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। मरकजी काबीना में कल तौसी और रद्दोबदल किया गया था। 43 वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया, जिनमें 36 नए चेहरे हैं। 7 मौजूदा वुज़रा मुमलिकत को काबीनी वजीर के तौर पर प्रमोट किया गया है। 8 नए चेहरों को भी काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। काबीना में जिम्मेदारियां मिलने के बाद आज सुबह से ही वुज़रा ने अपना काम संभालना शुरू कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री शामिल थे। पहले से काम कर रहे 7 पुराने मंत्रियों ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन मिला। रक्षा मामलों संबंधी समिति के सदस्यों यानी टॉप मंत्रियों के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि विस्तार में ऊर्जा से लबरेज युवा नेताओं पर भरोसा जताया गया। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने इसी हफ्ते गठित सहकारिता मंत्रालय अतिरिक्त की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पहले नौकरशाह रहे और बाद में कई वैश्विक कंपनियों में अहम पदों पर योगदान देने वाले अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आईटी कानपुर से एमटेक अश्विनी को, साथ ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मेडिकल या दवाओं के क्षेत्र में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी होती है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा के साथ ही कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार मिला। शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने का विजन इस बदलाव में दिखाई देता है। काम के आधार पर तरक्की पाने वाले हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं लगातार परफॉर्म करने वाले किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसा अहम प्रभार मिला है। मंत्रिमंडल में नए स्वरूप को देखें तो इसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। इतना ही नहीं, राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। पहली बार दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के रिकॉर्ड 47 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल पहले से और ज्यादा युवा हो गया है। मंत्रियों की औसत आयु 61 वर्ष से घटकर 58 वर्ष रह गई है। इतना ही नहीं, 50 वर्ष तक की उम्र के लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। एक और परफॉर्मर अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग एवं जल परिवहन के साथ आयुष मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों का भी मंत्रालय मिला है। ये ध्यान रहे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील रहने वाले पीएम मोदी क्षेत्र को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग के साथ ही कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का कार्यभार मिला है। भूपेंद्र यादव को श्रम और रोजगार के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। प्रमोशन पाने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसे विभागों को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। पीएमओ की जिम्मेदारी भी वो पहले की तरह संभालते रहेंगे। विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या रिकॉर्ड 11 हो गई है। महिलाओं और बच्चों पर मोदी सरकार का फोकस जारी रहेगा। स्मृति ईरानी को पहले की तरह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी न सिर्फ उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुआ है, बल्कि एक मंत्रालय को दूसरे का पूरक बनाया जा सके उसका भी ध्यान रखा गया है। बीते 7 वर्षों में अपने संकल्प और प्रयासों से देश की सिद्धि की तरफ ले जाने वाले पीएम मोदी ने एक बार फिर विकास के लिए ये बड़े बदलाव किए हैं, तो लोगों को भी सही मायने में देश की और सबकी इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वजीर इत्तलात और नशियात अनुराग ठाकुर ने वजारत में अपना चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी अमित खरे समेत सीनियर अफसरान मौजूद थे। चार्ज संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो वजीर आजम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज खेल और नौजवान बहबूद वजारत का भी चार्ज संभाला। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में खेल इदारों और रियासतों के साथ मिलकर खेल को फरोग देने के लिए वो पुरज़्म हैं। उनकी सलाहियतों पर यकीन करने के लिए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं प्रयास करूंगा जहां पर किरण जी लेकर गए थे उससे आगे उसको लेकर जाएं। सारी टीम के साथ मिलकर देश भर में खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे। राज्यों को साथ में लेकर, खेल संस्थाओं को साथ में लेकर, एसोसिएशन फेडरेशंस को साथ में लेकर हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि एक खेलों के प्रति विशेष रुचि रखने वाले ऐसे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिनकी सोच के कारण देश में बन पाया। देश भर में अलग अलग खेल की मूवमेंट चली और भारत खेलों में बहुत अच्छा करे, युवाओं का राष्ट्र निर्माण में भूमिका बड़ी हो, उसमें यूथ सर्विसेज के डिपार्टमेंट का भी योगदान हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का खेलों के प्रति भी हो। इन सब के पहलुओं पर विचार करके देश के युवाओं को खेलों और राष्ट्र निर्माण की ओर लगाने का काम भी करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है, सपने हैं, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मरकजी वजीर अश्विन वैष्णव ने वजीर रेल के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। चार्ज लेने के बाद रेल वजीर अश्विन वैष्णव ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर की भी जिम्मेदारियां संभाली। इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में उन्होंने अपना चार्ज लिया। इससे कबल आज उन्होंने वजीर रेल का भी काम संभाला था। मनसुख मांडविया ने सेहत और कुनबा बहबूद वजीर के तौर पर कामकाज संभाल लिया। चार्ज लेने के उन्होंने बात कहा कि वजीर आजम मोदी के स्वस्थ भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअहद हैं। किरण रिजिजू ने वजीर कानून का ओहदा संभाला। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुझ पर जो यकीन जाहिर किया है उस पर खरा उतरना मेरे सामने एक चैलेंज है। को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। जो भी जिम्मेदारी उतरना ये हमारा प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो सोच के दिए होंगे, तो उस पे खरा उतरना हमारा सबसे पहला कोशिशें रहेंगे। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना।
आकांक्षाएं हैं, अपेक्षा है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी जिम्मेदारी मिलता है दिल लगा के काम करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज की फंडिंग से चलने वाले तमाम तकनीकी इदारों के सरबराहान के साथ बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में कई IITs, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु समेत कई मशहूर तकनीकी इदारों के सरबराह शामिल हुए। कोरोना वबा से मुकाबला करने में तकनीकी इदारों का अहम किरदार रहा और इसी के पेश नज़र इस मीटिंग को बहुत अहमियत दी जा रही है। इस मीटिंग में नए वजीर तालीम, धन और उनके मुआविन वजीर मुमलिकत भी शामिल हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज काबीना और वुज़रा की कौंसिल की मीटिंग बुलाई। काबीना तौसी के बाद होने वाली इस पहली मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। शाम 5 बजे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग होगी, जिसके बाद वुज़रा की कौंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें सभी वुज़रा यानी काबीना, आज़ाद चार्ज वाले वजीर और वुज़राए मुमलिकत हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकज की माली इमदाद से चल रहे तकनीकी इदारों के डायरेक्टरों के साथ बात की, जिसमें IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करिंदकर भी शामिल रहे। प्रोफेसर अभय करिंदकर ने बताया कि वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान IIT कानपुर समेत IIT मुंबई, IIT मद्रास और IIT बेंगलुरु के डायरेक्टरों को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि IIT कानपुर के प्रेजेंटेशन में वजीर आजम को इदारे के जरिए किए जा रहे रिसर्च वर्क और इनोवेशन समेत कोविड के दौरान की गई रिसर्च की मालूमात दी गई। वहीं वजीर आजम को इदारे के जरिए लॉन्च किए जा रहे ई-मास्टर्स प्रोग्राम समेत फ्यूचर रोड मैप की मालूमात भी दी गई। प्रोफेसर अभय करिंदकर ने बताया कि इस दौरान वजीर आजम ने आला तालीम और तहकीक के सिलसिले में अपना नुक्ते नज़र रखते हुए सभी किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने CFTIs के डायरेक्टर्स और हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ एक इंटरैक्शन किया। इस इंटरैक्शंस में मुझे और IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IISc बेंगलोर के डायरेक्टर्स को एक मौका मिला अपना प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने करने के लिए। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में IIT कानपुर में जो रिसर्च और इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी। कोविड के समय में क्या रिसर्च हुए उसके बारे में भी जानकारी दी। हमारा जो ई-मास्टर्स प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी और फ्यूचर रोड मैप हमारा क्या रहेगा, हम आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, जैसे स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इस संबंध में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन जो हायर एजुकेशन और रिसर्च पर अपना विजन शेयर किया और उन्होंने सभी प्रकार का सपोर्ट देने का आश्वासन दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 45,892 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 44,291 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 97.18% हो गया है। एक्टिव मामलों की तादाद 4,60,704 हो गई है। हफ्तावार पॉजिटिविटी रेट 2.37% है, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी रेट 2.42% है, जो मुसलसल 17 दिन से 3% से कम बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। मरकजी वजारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में अब तक 36 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 33,81,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। गोंडा जिले में आज रियासत के छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनत के वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज जिले के सर्किट हाउस में 4 तरक्याती ब्लॉकों
परसपुर, पंडरी, किरियाल, ईटा थूक और मुझैना के तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिले के सर्किट हाउस में उन्होंने इन 4 तरक्याती ब्लॉकों के तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद अफसरान की क्लास लगाई। वहीं खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन को उनके जरिए किए गए अच्छे कामों का सर्टिफिकेट देकर सरफराज किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक तरक्याती ब्लॉकों पर जाकर वो कामों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने 6 तरक्याती ब्लॉकों में जाकर मुआयना किया और 4 ब्लॉकों में जहां ब्लॉक प्रमुख इंतखाब होने हैं वहां तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने की हिदायत दी। हम लोगों के ये ब्लॉक की समीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं पीछे 6 कर चुका था, आज 4 और करी है। पहले तो ब्लॉक में ही जाना हो रहा था, मगर आज की तिथि पिछले हफ्ते ही मैंने निर्णय करा हुआ था। मैं ब्लॉक में इसलिए नहीं गया क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो गया है, तो फिर यहीं पे इसका समीक्षा कर ली है गोंडा में। तो जो चीजें होती हैं, कहाँ पे कमियां हैं या कहाँ को तेजी देनी है, उस पर अधिकारियों से बातचीत होती है। तो ये मैं आज ये समीक्षा चल रही है। अब 6 और ब्लॉक हैं, उनको आने वाले जुलाई के महीने में माह के अंदर उसको खत्म कर लेना। रियासत की अक़लियती बहबूद के वज़ीर मुमलिकत मोहसिन रजा ने कल हुई मरकजी काबीना की तौसी पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काबीना की तौसी ये जाहिर करती है कि सबका विकास सबका विश्वास पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तौसी में सभी ज़ातों और 25 रियासतों को शामिल किया गया है, खास तौर पर नौजवानों को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई काबीना से मुल्क को तरक्की की रफ्तार मिलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की दूसरी बार बनी सरकार में पहला विस्तार अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि उनका सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का जो उनका मूल मंत्र है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी ने साफ तौर पर सभी राज्यों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को किस तरह से भागीदारी दी है देश के नेतृत्व में, ये अपने आप में दर्शाता है कि जिस तरह से सारे अलायंस दलों को भी उन्होंने मौका दिया, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को, 25 राज्यों के लोगों को इसमें बाकायदा भागीदारी दी गई है देश के निर्माण और विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि युवाओं को बहुत मौका दिया गया है। महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहा करते थे, वो साफ दिखाई दे रहा है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में। 11 महिलाओं को, देश की 11 महिलाओं को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है। रियासत में ब्लॉक प्रमुख का इंतखाब 10 जुलाई को है। इंतखाब के लिए आज 3 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। 9 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 जुलाई को ही राय शुमारी भी होगी। लखनऊ में जिला इलेक्शन अफसर अभिषेक प्रकाश ने विकास खंड माल में पंचायत प्रमुख नामजदगी अमल का अचानक मुआयना किया। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नामजदगी के अमल को पुरअमन तरीके से कराने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती और बैरिकेडिंग कराई गई है। में 8 ब्लॉक हैं, 8 जगहों पर चल रही हैं, सारे मार्गों के अनुरूप चल रही हैं। 3 बजे से स्क्रूटनी की जाएगी और कल 9 जुलाई को नाम वापसी का समय 11 से 3 के बीच में ले सकते हैं और उसके बाद कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनलाइज किए जाएंगे और फिर दिनांक 10 तारीख को 11 से 3 मतदान होगा और 3 बजे के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो हर जगह आज 8 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना वबा की तीसरी लहर के इम्कानात के पेश नज़र वैक्सीनेशन में लोग बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही एक तबका कैंसर के मरीजों का है, जिनको ये शुबा है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन लेना है या नहीं। कैंसर इंस्टीट्यूट प्रयागराज के सीनियर डॉक्टर सोनिया तिवारी ने बताया कि कैंसर मरीज कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। सोनिया तिवारी ने कैंसर के मरीजों को रहनुमा हिदायत जारी की, जिससे इस किस्म के मरीजों को कोरोना से बचने के लिए एक गाइडलाइन मिल सके। इस गाइडलाइन से कैंसर मरीजों को फायदा मिलेगा। अभी तक इस किस्म की गाइडलाइन कैंसर मरीजों को नहीं मिल पाई थी।
कैंसर पेशेंट में सबसे ज़्यादा लोगों को हमेशा ये डाउट बना रहता है, संदेह रहता है कि हम वैक्सीनेशन कराएं कि ना लगाएं, कि नॉर्मल जो पब्लिक है उसमें तो लगना ही है, हेल्थ वर्कर्स को लग रही है, कैंसर पेशेंट को क्या करें। तो कैंसर पेशेंट में कोई भी खतरा नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन लगने से उसमें किसी तरह का कोई खतरा है। तो कैंसर पेशेंट को इवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हो जाए, वैक्सीन लग जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से जहाँ पे भी आपका कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लेके आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। योगी सरकार के जरिए शुरू की गई वजीर आला अतफाल स्कीम बेसहारा बच्चों के लिए उम्मीद लेकर आई है। ललितपुर जिले में वजीर आला बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन की कोरोना से मौत हो गई है, इन सभी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जिला प्रोबेशन महकमा ललितपुर के जरिए चलाई जा रही इस स्कीम के लिए ऐसे बेसहारा बच्चों को निशानजद कर तस्दीक के बाद सरकार से इमदादी रकम मंजूर करने का अमल पूरा कर लिया गया है। वजीर आला के जरिए जल्द ही स्कीम शुरू होते ही बेसहारा बच्चों को 4000 की माहाना माली मदद मिलने लगेगी। इन सभी बच्चों के सरपरस्तों को गुजारे के लिए ये मदद दी जाएगी। ये जो सेवा चालू हुई है ये मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हुई है, क्योंकि मेरे सगे चाचा चाची इस महामारी के दौरान गए हैं हम लोग को दूर छोड़ के, तो और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 14 साल का, तो उनको इस बाल सेवा के उससे काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है और इनके पालन पोषण में भी बहुत ज़्यादा सहायता हो रही है। आगे जाके जो भी फैसिलिटीज़, जो भी सुरक्षाएं सब दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी, वो आगे जाके इनको बहुत काम आ सकती हैं, जिससे ये एक साधारण और अपने लिए काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ उनका कि ये वाली नई सुरक्षा निकाली है बच्चों के लिए, जिनसे हमें भी काफ़ी सहायता हो रही है इनका पालन पोषण करना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोरोना काल में उसका माँ बाप या गार्डियन कोई भी उसका मृत्यु हो गया, या माँ या बाप या दोनों, तो उसी तरह की मृत्यु हो गई, बच्चों का हर महीने का 4000 रुपया के रूप में उस पर पैसा देने के लिए सरकार का योजना है। इसी में यहाँ जिला ललितपुर में अभी तक 75 बच्चों का चिन्हांकन हो चुका है। ऑफलाइन से एप्लीकेशन लेकर के उसका SDM वीडियो द्वारा हम लोगों को सत्यापन किया। सत्यापन के उपरांत जिला लेवल समिति का अप्रूवल लेकर के शासन का भेजा, उसी के अनुसार शासन से उसका पैसा वगैरह मिल गया। अभी 4-5 दिन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कर कमलों से उसका उद्घाटन उस योजना के होने वाली है। इसके बाद हर बच्चों का हर महीने का 4000, मतलब एक परिवार का बच्चे का 4000 रुपया मिलेगा। संत कबीर नगर में वजीर आजम फसल बीमा स्कीम जिले के किसानों के लिए मुफीद साबित हो रही है। किसानों के लिए बेमौसम ज़ालाबारी के साथ साथ फसल में लगने वाली बीमारियों से फसलें खराब हो जाया करती थीं। अब वजीर आजम फसल बीमा स्कीम का फायदा उठाकर किसान इस बर्बादी से बच सकते हैं। मलौली के बाशिंदे किसान बालकृष्ण ने बताया कि उन्होंने हाईब्रिड धान की फसल लगाई थी, लेकिन पानी और बीमारी के सबब फसल तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि वजीर आजम फसल बीमा स्कीम के तहत मैंने बीमा कराया था, जो इस वक्त मेरे काम आया और मुझे 64,400 रुपये का मुआवजा मिला, जिससे हमें अगली फसल तैयार करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि ये स्कीम किसानों के लिए मुसीबत में मददगार है, इसलिए किसान भाइयों को बीमा जरूर कराना चाहिए। जिला ज़रई अफसर PC विश्वकर्मा ने बताया कि जिले के 5 किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। जिले में खातून किसान को 1,60,000 रुपए का मुआवजा मिला, जो जिले की सबसे ज्यादा मुआवजे की रकम थी। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। अभी भारत के 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस के होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिवस पर जनपद में खरीफ 2020 में
जनपद के 5 ऐसे किसानों को जिलाधिकारी महोदया द्वारा सम्मानित किया गया प्रमाण पत्र देके, जिनको सबसे ज्यादा क्षतिपूर्ति मिली थी। इसमें हमारी एक बहन है जिनको करीब 1,60,000 की फसल बीमा की क्षतिपूर्ति धान की फसल की मिली थी। इसी तरह हमारे 3 और किसान भाई हैं हैसर ब्लॉक के ही, जिनको करीब 60 से लेकर 70,000 तक क्लेम मिला, और एक किसान भाई थे जो विकासखंड मेहदरावल के हैं सरफरा के, तो उनको करीब 60,000 का क्लेम मिला। इस प्रकार से हमारे जो किसान भाई जनपद के हैं उनको फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्राप्त हुई है। मेरा नाम हरशंकर है, मैं मलौली का निवासी हूँ। मैंने धान की फसल लगाई थी, उसमें पानी ज़्यादा लग जाने से फसल हमारी बर्बाद हो गई, और उसमें हमको बीमा कराया था हमने, और हमको 34,000 कुछ रुपया मिला। मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी, ग्राम मलौली, विकासखंड हैसर बाजार का हूँ। मैं कृषक हूँ। मैंने पिछले वर्ष हाइब्रिड धान लगाया था, जो बाढ़ और वर्षा के नाते नष्ट हुआ था और बीमारियां भी आई थी, जिसके एवज में मेरे बीमा के कारण मुझे 64,400 रुपये के अनुदान मिला है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसे हर किसान को कराना चाहिए, जो जोखिम के समय काम आती है। और मैं धान की फसल लगाई थी, हल्दिया रोग लगने के नाते धान का फसल उपज नहीं पाया, उसमें मेरा नुकसान हुआ। और ये जो प्रधानमंत्री योजना है फसल के लिए जो आया है, वह सबको लाभदायक हुआ है। लाभ 33,000 कुछ रुपए का लाभ मिला है। यह बीमा बहुत अच्छी योजना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मुद्दत-ए-कार से ही नौजवानों से अपील की है कि वो स्टार्टअप के जरिए लोगों को रोजगार देने के साथ साथ इस मुल्क के हुनर को भी पूरी दुनिया के सामने लाएं। उनके इस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं उनके पार्लिमानी हल्के के प्रतीक सिंह GI मसनूआत को ऑनलाइन फरोख्त कर इन मसनूआत की खुसूसियत से पूरी दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। जहां इससे रोजगार मिल रहा है, वहीं इन अशिया की फरोख्त में इजाफा भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि सन 1916 से ही स्टार्टअप के तहत मेक इन इंडिया के जरिए उन्होंने ऑनलाइन फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया था। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु की रहनुमाई में उन्होंने GI मसनूआत को फरोख्त करने का काम किया। इससे जहां इन मसनूआत को तैयार करने वालों को भी रोजगार मिला, वहीं इन अशिया को आलमी पहचान मिली। ऑनलाइन होने से ये फायदा हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग इसे मंगवा सकते हैं। हमने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके शुरू किया कि जितने भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको हम बढ़ावा देंगे। तो मतलब एक GI के बारे में आप अगर आज की डेट में कहा जाए तो एक्चुअल GI बस सिर्फ 1% लोग हैं, जनता है जिनको पता है कि GI प्रोडक्ट्स क्या हैं। लोग खरीदते भी हैं, गुलाबी मीनाकारी आप खरीदते हैं, आप बनारसी साड़ी खरीदते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिकेशन GI का एक हमारे वीवर्स हैं जितने बुनकर हैं या हस्तशिल्पी हैं उनके लिए एक एड ऑन है। तो हमारा क्या कोशिश है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे सबको एक साथ लाके सबको प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक मार्केट देने की कोशिश। तो GI एक्ट से जो GI लोगों को GI टैग मिल रहा है प्रोडक्ट्स को, लेकिन उसको मार्केट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो हमने एक निर्णय लिया और एक स्टार्टअप शुरू किया जहाँ पे हम सारे बुनकर, हस्तशिल्पी जितने किसान हैं जो GI प्रोडक्ट्स या GI उत्पाद को आगे मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की खबरों के बुलेटिन और हालात हाजरा के मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्रामों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। नौ मुंतखब मोदी काबीना के मेंबरों को मिला महकमा, संभाल रहे हैं चार्ज। बुध के रोज मरकजी काबीना में हुई तौसीह और रद्दो बदल। 43 वज़रा को दिलाया गया ओहदे और राजदारी का हलफ।
वजीर इत्तलात और नशियात अनुराग ठाकुर ने भी संभाला अपनी वजारत का काम। वजारत इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी अमित खरे और सीनियर अफसरान के साथ की मीटिंग। वजीर आजम के तय किया इजहार तशक्कुर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज की मदद से चलने वाली तकनीकी इदारों के डायरेक्टरों के साथ की मीटिंग में नए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। कोरोना से मुकाबले में तकनीकी इदारों का रहा अहम किरदार। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी काबीना और वुज़रा कौंसिल दोनों की बुलाई मीटिंग तौसी के बाद इस पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।